आज हम लोग मेंडलिज्म के विषय में पढ़ेंगे, यानी कि मेंडल के जो नियम ने दिया था उसके विषय में चर्चा करेंगे। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि पिछले वीडियो में देखा था कि मेंडल साहब ने क्या किया था, मटर के वो ब्रून नामक शहर में एक चर्च के क्या थे, पादरी थे। वहां पे उन्होंने क्या किया था, मटर के पौधे पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। और मेंडल साहब ने क्या किया था, ये मटर के पौधे पर 7 वर्षों तक रिसर्च किया था। 7 वर्षों तक क्या किया था, अपना प्रयोग किया था। और प्रयोग के पश्चात जो भी डाटा होता था, मिलता था, जो निष्कर्ष मिलता था, उसको वो कलेक्ट करते थे। और कलेक्ट करने के बाद उसमें विश्लेषण करने के बाद उन्होंने अपना नियम दिया था। बात समझ में आया? तो उन्होंने जब अपना नियम दिया था तो वहां एनुअल प्रोसीडिंग ब्रून सोसाइटी एक मैगजीन थी, उसमें उन्होंने क्या उसका वो छपा था। लेकिन दुर्भाग्यवश उसमें किसी ने उन सब चीजों पे कोई ध्यान नहीं दिया। उसके बाद से 16 वर्ष बाद, उसके बाद कितना, 16 वर्ष बाद सन 1900 में ह्यूगो डी ब्रीज, कार्ल कोरेंस और शेरमान, तीन अलग अलग साइंटिस्ट आप देख रहे हैं। ये है ह्यूगो डी ब्रीज सन 1900 में, ह्यूगो डी ब्रीज, कार्ल कोरेंस और है शेरमान। इन्होंने क्या किया था कि ये अलग अलग देश के अलग अलग साइंटिस्ट थे, इन लोगों ने अलग अलग करके अपना प्रयोग किया था। प्रयोग करने के पश्चात निष्कर्ष निकाला था, और निष्कर्ष निकालने के बाद वो मेंडल के नियमों पे पहुंचे। तो उसके बाद क्या हुआ कि उनको जो कौन थे, मेंडल साहब को फादर ऑफ जस्टिस की उपाधि से सम्मानित किया गया, और ये सम्मानित किया गया। क्लियर हो गया आपको? तो ये जो 3 साइंटिस्ट थे, ह्यूगो डी ब्रीज, कार्ल कोरेंस और शेरमान, को रीडिस्कवरर ऑफ मेंडलिज्म कहा जाता है, जिन्होंने मेंडल के नियमों का क्या किया था, पूरा खोज किया था। तो इस अब बात समझ में आ गया। तो मेंडल ने क्या किया था, अपना प्रयोग किया था, मटर के पौधे पे किया था। कितने वर्षों तक किया था? 7 वर्षों तक किया था। और करने के पश्चात उन्होंने अपना नियम दिया था, और उस नियम को में अनुवांशिकता का नियम या लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, यानी अनुवांशिकी का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुवांशिकी का नियम कहते हैं। किसने दिया था? मेंडल ने। किसने दिया था? मेंडल ने। अब देखा जाए तो मेंडल साहब ने 2 नियम दिया था। एक है, पहला नियम है लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी प्रबलता का नियम। किसका नियम? प्रबलता का नियम, ठीक है। और दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दूसरा क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी कि पृथक्करण का नियम। किसका नियम है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी पृथक्करण का नियम। ये हो जाएगा पृथक्करण का नियम। क्लियर हो गया आपको? मेंडल साहब ने क्या किया था, 2 नियम दिया था। क्लियर हो गया? लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, प्रबलता का नियम और पृथक्करण का नियम। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, सबसे पहले वाला जो नियम है, ये प्रबलता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस की चर्चा करेंगे, ठीक है। अब उन्होंने ये बताया कि जब हम 2 परस्पर विपरीत लक्षण वाले जनकों में, यानी पादपों में क्या कराते हैं, संकरण कराते हैं, क्रॉस कराते हैं, तो प्रथम पीढ़ी में केवल एक ही लक्षण दिखाई देता है। केवल क्या होता है? एक ही लक्षण दिखाई देता है। तो जो लक्षण दिखाई देता है उसको प्रबल लक्षण कहते हैं, और जो नहीं दिखाई देता उसको अप्रबल लक्षण कहते हैं, यानी कि डोमिनेंट कैरेक्टर और रिसेसिव कैरेक्टर। अब उन्होंने क्या किया, जैसे देखिए हम लोग पढ़े थे 7 लक्षण को हमने लिखे थे इसके पहले वाले वीडियो में। अब देखिए उन्होंने क्या किया, ये क्या है, ये कैपिटल टी, क्लियर हो गया, स्मॉल टी और ये स्मॉल टी, क्लियर। ये क्या है, टाल पौधा है,
क्या है, टाल है, और ये ड्वार्फ है। ड्वार्फ का मतलब बौना। क्लियर हो गया? टाल का मतलब लंबा और ड्वार्फ का मतलब बौना। अब देखिए ये जो टाल है, ये इसके अगर इसके पीछे अगर जाते हैं, इसके पैरेंटल में जाते हैं, तो इसके मदर और फादर दोनों के दोनों क्या है, टाल रहे होंगे। ये जो ड्वार्फ है, ये दोनों के दोनों क्या हो गए, ड्वार्फ रहे होंगे, बौने रहे होंगे। अब आप जानते हैं कि गैमेट बनता है, तो गैमेट बनेगा इसमें, तो क्या होगा, संभावना यहाँ पॉसिबिलिटी, यह कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी यह है कि ये कैपिटल टी स्मॉल टी। तीसरी पॉसिबिलिटी होगी आपकी कैपिटल टी स्मॉल टी, और चौथी हो गई संभावना है कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये सब के सब आप देख रहे हैं, सब के सब क्या है, टाल है। बात समझ में आया? तो इसीलिए कहते हैं सब के सब क्या हो गए, टाल हो गए। तो ये क्या हो गया, लॉ ऑफ डोमिनेंस। यानी कि अगर देखेंगे कहेंगे कि इसको आप आसानी से बना सकते हैं, बनाए थोड़ा सावधानी करेंगे। जैसे पहले इसका एक ये वाला हो गया, और चीज संभावना इससे मिलेगा तो ये हो जाएगा, दूसरे वाले से दूसरे का यह है, इससे संभावना है, फिर तीसरी पॉसिबिलिटी इससे ये मिले ऐसे, और चौथा ऐसे और इससे मिल जाए। तो इस प्रकार से सब के सब क्या है, टाल है, सब के सब टाल है, कोई ड्वार्फ नहीं है। तो इसको कहेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी प्रबलता का नियम। क्लियर हो गया? यानी कहेंगे इस नियम के अनुसार जब दो परस्पर विपरीत लक्षण वाले पादपों में संकरण कराते हैं, तो प्रथम पीढ़ी में केवल एक ही लक्षण दिखाई देता है, इसे ही प्रबलता का नियम कहते हैं। दिखाई देने वाले लक्षण को प्रबल और न दिखाई देने वाले को अप्रबल कहते हैं। और दूसरे नियम की बात करेंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी पृथक्करण का नियम। क्या हो गया, पृथक्करण का नियम। क्लियर हो गया? अब इसे देखिए लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग कह सकते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। ठीक है, युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। युग्मकों की क्या कहते हैं, शुद्धता का नियम भी कहते हैं। कुछ वैज्ञानिक इसको लॉ ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ हाइब्रिड्स भी कहते हैं। क्लियर हो गया? मतलब समझ लीजिए, सेग्रीगेशन का मतलब पृथक्करण का मतलब होला अलग होना। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट, प्योरिटी का मतलब समझते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम। या कुछ लोग लॉ ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ हाइब्रिड्स, स्प्लिट मतलब टूटना, स्प्लिट का मतलब टूटना, तो हाइब्रिड्स के टूटने का नियम भी कहते हैं। बात समझ में आया? अब इसमें देखेंगे जो हम लोग प्रथम पीढ़ी से जो पौधे प्राप्त हुए थे, प्रथम पीढ़ी से जो हम लोग को पौधा प्राप्त हुआ था, अब इसमें इन्होंने क्या किया, इस नियम को समझने के लिए देखिए कि वायलेट यानी कि रंगीन पुष्प वाले पौधे और व्हाइट पुष्प वाले पौधों में संकरण कराया गया। कौन कौन, रंगीन यानी कलर्ड यानी वायलेट। ये देखिए तो यहां पे है ये कैपिटल V। क्लियर हो गया? ये वायलेट है, VIOLET, वायलेट कलर फ्लावर है। ठीक है, यहां पे देखेंगे ये स्मॉल भी है और ये स्मॉल भी है, इसको कहेंगे व्हाइट फ्लावर है। क्लियर हो गया? अब जब इसमें हम लोग कहेंगे क्रॉस कराएं, तो क्रॉस कराएंगे तो संभावना क्या है, ये देखिए संभावना क्या है कि ये इससे मिल जाएगा, ठीक है, या यह इससे मिल जाए, या यह इससे मिले, या यह इससे मिले। क्लियर? अब लिखेंगे कैसे? अब देखिए इसकी संभावना हम, ये वाला रेड वाला हो गया, इससे रेड वाला किससे मिला है, ब्लू से, तो ये संभावना हो गई आपकी, ये हो गया भी। ठीक है, दूसरी संभावना हम लोगों ने लिखा है, ये आपको हुआ है रेड से और ये है स्मॉल भी से। क्लियर? तीसरी संभावना आप देख रहे हैं, ये रेड है
और ये है स्मॉल भी। चौथी संभावना ये रेड है और ये है स्मॉल भी। बात समझ में आ गया? तो ये आप देख रहे हैं, ये फर्स्ट जनरेशन है, ये F1 कह सकते हैं, F1 जनरेशन। ठीक है, ये पेरेंटल प्लांट है, इससे हमको प्राप्त हुआ। तो अभी हमने जो पहला नियम पढ़े थे उसमें पढ़े थे कि प्रथम पीढ़ी में केवल एक ही लक्षण दिखाई देते हैं, तो ये सब के सब वायलेट कलर वाले हैं। सब के सब कौन है? वायलेट कलर। सब के सब कौन पौधे हैं? वायलेट कलर के पुष्प वाले पौधे होते हैं। अब यहां देखिए, इसके नेक्स्ट वाले में इनको स्वतः छोड़ दिया गया, क्या करने के लिए? क्रॉस करने के लिए, पॉलिनेशन करने के लिए। तो आप देखेंगे क्या होगा, संभावना केवल इसको बना देते, फिर वही चीज वहां आएगी। पहली संभावना ये हो गया इससे, ये दूसरी संभावना ये हो गया इससे, तीसरी संभावना ये हो जाएगा इससे, और चौथी संभावना ये हो जाएगा इससे। यानी कि हम देखते हैं, तो पहला है ये रेड, किससे मिला है? पहले वाले को हम लोगों ने मिलाया है, ये हो गया ऐसे और ऐसे। पहले रेड, दूसरे वाला रेड। ठीक है, दूसरा वाला हम लोगों ने क्या बनाया? संभावना ये हो गया आपका, ये बना है, ये रेड वाला है, और इसके बाद ये कौन वाला है? स्मॉल भी हो गया। तीसरा वाला देख रहे हैं, ये आपका है स्मॉल भी है, और ये है रेड वायलेट। चौथी संभावना स्मॉल भी और ये स्मॉल भी। क्लियर? आप देख रहे हैं। तो यहां पे देखेंगे, यहां पे सेकेंड जनरेशन में देख रहे हैं, तो ये वाले जो पौधे हैं यहां तक देखेंगे, यहां पर देख रहे हैं तो तीनों के तीनों वायलेट है। तीनों के तीनों क्या है? वायलेट है, VIO, वायलेट फ्लावर वाले हैं। यानी कह सकते हैं कि ये तीन हो गया वायलेट। और ये कौन वाला है? ये व्हाइट होगा। कौन फ्लावर होगा? ये व्हाइट है। तो देख रहे हैं व्हाइट, तो ये वायलेट हो गया और व्हाइट एक। क्लियर हो गया आपको? तो यानी कि प्रथम पीढ़ी, दूसरे पीढ़ी में आप देख रहे हैं कि वायलेट और व्हाइट वाले जो पुष्प हो गए अलग अलग हो गए। बात समझ में आ गया? तो यही कहते हैं, क्या हो गया? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी पृथक्करण किसका हो गया? उनके युग्मकों का पृथक्करण हो गया। देखो व्हाइट अलग हो गया और वायलेट अलग हो गया। तो यही दूसरा नियम है। लेकिन थोड़ा इसमें देखेंगे तो ये जो रेशियो है 3:1 का जो रेशियो है वो फिनोटिपिक रेशियो है। कौन रेशियो है? फिनोटिपिक रेशियो। यानी कि जो फिनोटिपिक रेशियो जो बाहर से दिखाई देता है वह है फिनोटिपिक रेशियो 3:1, 3:1। क्लियर हो गया? लेकिन जीनोटिपिक रेशियो देखेंगे, ये जीनोटिपिक PIC, जीनोटिपिक रेशियो जो होगा वो हो जाएगा, अगर देखेंगे तो 1:2:1। इसका क्या मतलब? ये शुद्ध रूप से अनुवाद, शुद्ध रूप से जेनेटिकली यह क्या है? प्योर वायलेट है। ये जो दो दिखाई दे रहा है वह इम्प्योर वायलेट है, और एक क्या है? प्योर जो व्हाइट फ्लावर है। क्लियर हो गया आपको? तो इस प्रकार देखेंगे तो ये फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो है। आपको फिनोटिपिक रेशियो 3:1 का, यानी 3 जो होते हैं कलर्ड फ्लावर मिलते हैं, और एक जो होता है व्हाइट कलर वाला फ्लावर मिलता है। और जीनोटिपिक रेशियो देखेंगे 1:2:1 का, यानी एक वाला प्योर वायलेट है, दो जो होंगे वायलेट कलर के होंगे, इम्प्योर है लेकिन, और एक होगा व्हाइट कलर का होगा। तो एक दूसरा नियम है, इसी को कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी पृथक्करण का नियम। क्लियर हो गया आपको? हो गया। ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्या हो गया? असॉर्टमेंट, क्या हो गया? असॉर्टमेंट, यानी कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। यह हो गया स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। देखिए, जैसे हम लोग चर्चा किए थे कि मेंडल साहब ने 2 ही नियम दिए थे, तो ये जो नियम है उन दोनों नियमों से निकल के आया है, और यह लागू होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस पे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे नहीं लगेगा। यानी कि क्या हो गया? डाई हाइब्रिड क्रॉस।
यानी जो द्विसंकर संकरण होगा उसी पे लागू होगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे लागू नहीं होगा। इसका मतलब होता है, इस नियम का यही है कि जो तुलनात्मक कारक होते हैं, उनका पृथक्करण स्वतंत्र पोषक से हो जाता है, वो किसी प्रकार से कोई इन्फ्लुएंस यानी प्रभावित नहीं होते हैं। बात समझ में आया? क्या कहते हैं, कहा गया कि कारकों का पृथक्करण जो होता है स्वतंत्र अपने आप हो जाता है, उसमें किसी प्रकार का कोई इन्फ्लुएंस नहीं रहता है। इसे कहते हैं तृतीय नियम, यानी कि स्वतंत्र अपव्यवहार का नियम। और यह लागू होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस पर। किस पे लागू होता है? डाई हाइब्रिड क्रॉस पर। क्लियर हो गया? अब उन्होंने क्या किया था, जैसे मान लीजिए उन्होंने क्या किया कि जो राउंडेड क्या हो गया, एक चीज समझने के लिए हम लोग क्या करें कि संकरण उन्होंने कराया था, ये देखिए कैपिटल आर और ये कैपिटल वाई, यानी कह सकते हैं राउंड पेरेंट प्लांट है, ये पेरेंट प्लांट राउंडेड, ये है राउंडेड वाले और ये है एलो वाले। क्लियर हो गया? अब इनका, और यहां देख लीजिए ये रिंकल्ड है और ये हो जाएगा ग्रीन। ठीक है, रिंकल्ड का मतलब स्मॉल आर और ग्रीन का मतलब वाई, ग्रीन का मतलब स्मॉल वाई। क्लियर हो गया? अब इन्होंने क्या किया था, ये हमने बताया था कि यह डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए है। किसके लिए है? डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए है। तो इसके लिए अब इन्होंने क्या किया था, इसको हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हो गया कि ये राउंडेड बीज वाले पौधे हैं, ये येलो वाले हैं, येलो कलर वाइज से, और ये रिंकल यानी झुर्रीदार जो पौधे हैं उनका है, झुर्रीदार बीज वाले हैं, और ये ग्रीन बीज वाले हैं। बात समझ में आया? अब इसमें क्या होगा, इसमें अगर संकरण हुआ है, क्रॉस हुआ है, तो ये जो हमको पौधा प्राप्त होगा आर वाई, क्या प्राप्त होगा? आर वाई। ये जो गैमेट्स होगा क्या होगा? आर वाई वाला, यानी कि राउंडेड येलो। क्या हो जाएगा यार? ये हो जाएगा राउंडेड येलो। और इनके बीच जब हम क्रॉस कराते हैं तो क्या होगा, हमारे पास गैमेट्स आएगा आर वाई, यानी कि रिंकल्ड ग्रीन। क्या हो जाएगा? रिंकल्ड ग्रीन हो जाएगा। क्लियर? अब इसमें देखिए क्या होता है, देखेंगे तो क्या होगा, ये क्या होगा, इसके 4 गैमेट्स बनेंगे। अब गैमेट्स बनाने के लिए क्या हो गया, ये है आपको, तो क्या कर सकते हैं कि हम लोग क्या करें कि जैसे अब ये देखिए क्या होगा, इसको 4 हम लोग को चेकर बोर्ड बनाना है। 1 2 3 हो गया, 2 हो गया ना, 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4, यहां से ऐसे 4 हम लोग को 16 बनाने हैं। 1 हो गया, 2 और ये 4 हो गया, यानी 16 खाने बन गए। क्लियर? अब जो इसमें जो गैमेट हम बनाते हैं, जैसे बताया गया कि आधे कैरेक्टर उसके माता से आते हैं, आधे उसके पिता से आते हैं। तो गैमेट का कैरेक्टर देखिए, ये हम लोग चर्चा की डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए था, समझने की कोशिश करिएगा। यहां से संभावना क्या है, ये दोनों आपस में मिले तो क्या हो जाएगा, इसमें हम लोगों ने क्या किया था, इसके पहले वाला बनाया था, तो जिसमें क्या होगा, 2 अलग अलग पेरेंट्स हैं, दोनों आपस में पॉलिनेशन की क्रिया हो गई, फर्टिलाइजेशन हुआ, तो ये वाला गैमेट यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस वाला लक्षण प्राप्त हुआ। ये कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। अब जो गैमेट हम बनाते हैं, इधर लिख देंगे मेल गैमेट और इधर लिख देंगे फीमेल गैमेट। क्लियर हो गया? अब देखिए संभावना क्या है, संभावना क्या है कि जब हम इसको, ये आर वाला है, इससे इसको मिला दे और फिर इससे इसको मिला ले, इससे इसको मिला ले और फिर इससे इसको मिला ले, तो 4 प्रकार के गैमेट बनेंगे। कितने प्रकार के बनेंगे? 4 प्रकार के गैमेट बनेंगे। अब आप देखिए, ये हमने लिखा यहां पे कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई। फिर दूसरा क्या है, कैपिटल आर, स्मॉल वाई। दूसरा क्या हो जाएगा, कैपिटल आर, ये वाला आर हो गया, स्मॉल वाई। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा, स्मॉल आर। तो गैमेट बनाने के देखिए, जैसे ये लिखा गया है आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई।
अब हम लोग इसको गैमिट बनाने के लिए यहाँ नहीं बल्कि यहाँ हम करके समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ देखिए ये हो गया, ये हो गया, तो एक गैमिट बना आर वाई, दूसरी गैमिट बने कितना कैपिटल आर स्मॉल वाई, तीसरा जो बनेगा वो क्या हो जाएगा स्मॉल आर और कैपिटल वाई, चौथा जो होगा वो स्मॉल आर और स्मॉल वाई। क्लियर हो गया? तो यही 4 प्रकार के गैमेट आपको बनेंगे। ठीक है, अब यही गैमेट ये आपको समझ में आ गया। फिर दोबारा समझने की कोशिश करिए कि जैसे संभावना क्या है, ये वाला इसके साथ मिलेगा तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरी संभावना कैपिटल आर और क्या है ये स्मॉल वाई, तीसरी संभावना स्मॉल आर कैपिटल वाई और चौथी संभावना स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ठीक है, तो इस प्रकार से गैमेट बने। अब यही गैमेट क्या होंगे, एक मेल की बात व्यवहार करेगा, एक फीमेल की बात, तो यही चीज हम यहाँ लिख देते हैं। ये हो गया कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, अब यही दशा यही हम लोग को इधर भी लिख देना है यही चीज, तो ये हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, अब इस तरह से अब ये चेकर बोर्ड बन गया। अब इसको हम मिलाते हैं। मिलाने का मतलब जैसे ये वाला इधर से इधर लिखेंगे, पहले बार लिखा आर, ये आर हो गया, इसको लिखा, फिर हमने क्या लिखा ये वाई है और ये वाई हो गया। अब अगर हम इसमें लिखना चाहते हैं, भरना चाहते हैं, तो ये वाला जाएगा, ये क्या है कैपिटल आर, फिर ये वाला लिखेंगे कैपिटल आर, फिर स्मॉल वाई और कैपिटल वाई। क्लियर हो गया? इस प्रकार से इधर वाले का 2 और इधर वाले का 2 ऐसे करके भरते चले जाते हैं। बात समझ में आया? आप पूरा भर लेंगे। अब जैसे मान लीजिए आपको बीच वाला भरना है, इस वाले भरना है, तो क्या होगा, यहाँ देखिए सबसे पहले हम इसको लिख रहे थे, तो स्मॉल आर कैपिटल आर और ये क्या हो गया कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इस तरह से भर लेंगे। या इसको हमको भरना तो यहाँ देख पा रहे हैं, तो ये जो होगा स्मॉल आर स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, यानी कि इधर वाला इधर वाला इधर वाला और इधर वाला ऐसे करके और हम उसको मिला देते हैं। जब मिलाएंगे तो इस वाले में तो जो रेशियो आता है इसे देखेंगे, रेशियो ये हो गया राउंडेड एरो, ये 9 राउंडेड ग्रीन, ये होगा आपका 3 और उसके बाद है रिंकल्ड एरो, ये हो जाएगा 3 और रिंकल्ड ग्रीन। क्लियर हो गया? यह 1, यानी कि जो रेशियो इस पीढ़ी में देखेंगे वो होगा 9:3:3:1, यह रेशियो आता है इसमें डायहाइब्रिड क्लास में सेकेंड जनरेशन में। तो प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है इसमें कि जो डायहाइब्रिड क्लास है उसमें जो रेशियो चेकर बोर्ड बनाते हैं उसमें क्या आता है, तो राउंडेड येलो, राउंडेड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन और रिंकल्ड ग्रीन, इसमें रिंकल्ड येलो और रिंकल्ड ग्रीन ये रेशियो 9:3:3:1 का रेशियो आता है हमेशा। तो इस प्रकार से आप चेकर्ड बोर्ड आपके हाल किताब में दिया हुआ उसको बना लेंगे और साथ में कलर लिख भी देंगे। क्लियर होगा? तो इस प्रकार से ये था मेंडल के तीनों नियमों को, मेंडल के दोनों नियम और एक तीसरा नियम जो उससे व्युत्पन्न हुआ उसको हम लोग पढ़े। चेकर बोर्ड बनाएंगे, संख्या याद करेंगे और बिना देखे बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।